अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारे पिछले दो लेसन में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कवर किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कुछ चीज़ें या कुछ रूल्स बाकी रह गए थे, वो हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जैसा कि हमको एक रूल है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है, लेकिन आईएनजी लगाने के भी अपने कुछ नियम होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आईएनजी लगाने के रूल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स मैंने यहाँ पे पुट कर रखे हैं, जिसमें से पहला रूल है कि जिस वर्ब के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में यदि ई लेटर आ जाए तो ई लेटर के साथ में हम आईएनजी पुट नहीं कर सकते। इसलिए हमें आईएनजी पुट करने से पहले उस ई को हटाना पड़ेगा और ई को हटाने के बाद ही हम आईएनजी पुट कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है टेक। तो देखिए दोस्तों, टेक में अंत में यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो हमें आईएनजी लगाने के पहले इस ई को हटाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम ई को हटाने के बाद ही टेक में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो हमारी वर्ब बन जाएगी टेकिंग। इसी तरह से एक वर्ब है गिव। तो गिव में भी देखिए लास्ट में आ रहा है ई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई को हटा के फिर यहाँ पे आईएनजी पुट करना पड़ेगा, ये बन जाएगा गिविंग। इसी तरह से बाइट में लास्ट में ई को हटा के आईएनजी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बाइटिंग। इसी तरह से और भी यहाँ पे कुछ क्रियाएं हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो नियम है इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद अर्थात जहाँ पे ये नियम आपका काम नहीं करता। ऐसे ही एक आपकी वर्ब है डी वाई ई, डाई। डाई का मतलब होता है रंगना, लेकिन जब हम डाई में आईएनजी लगाते हैं तो हमें डाई में आईएनजी लगाने के लिए ई को नहीं हटाना पड़ता। हम डाई में डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं, अर्थात ई के साथ में ही आईएनजी लगा देते हैं, डी वाई ई और फिर आई एन जी, तो ये बन जाता है डाइंग। तो ये इसका एक अपवाद था जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब इसमें एक और नियम है कि यदि वर्ब के अंत में डबल ई हो, पहले इसके पहले जो हमने जो देखा था वो सिंगल ई था, लेकिन यदि वर्ब के अंत में डबल ई हो तो फिर हम डबल ई को वैसा ही रहने देते हैं, अर्थात डबल ई में से एक ई हटाएंगे या दोनों ई हटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों ही ई रहने देते हैं और उसके साथ में आईएनजी पुट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है सी, तो सी यानी देखना, तो सी के साथ में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो ये डायरेक्ट लगा देते हैं सिंग, ये क्या बन जाता है, सिंग। ठीक है, अगले नियम पे चलते हैं। हमारा अगला नियम है कि यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, तो वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले या उसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। अर्थात अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले कोई वोवेल हो, तो ऐसी कंडीशन में उस वर्ब में आईएनजी लगाते समय उस वर्ब का जो भी लास्ट लेटर होगा उस लास्ट लेटर को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अर्थात लास्ट लेटर को दो बार लिखेंगे और उसके बाद हम आईएनजी पुट करेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे रन। तो देखिए रन शब्द में सबसे लास्ट में है एन जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले है यू जो कि एक वोवेल है। तो ऐसी वर्ब का में जब हम आईएनजी पुट करते हैं तो लास्ट वाले शब्द यानी एन को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी पुट करेंगे। तो ये रन का बन जाएगा रनिंग। इसी तरह से पुट, तो इसमें टी को डबल करेंगे और उसके बाद आईएनजी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पुटिंग। तो इस नियम के भी कुछ अपवाद है। इस नियम का जो अपवाद है वो कुछ कुछ वर्ब्स में लागू नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है ओपन। तो देखिए ओपन वर्ब में लास्ट में एन है और उसके पहले ई, मतलब लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले एक वोवेल यानी एक स्वर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला नियम अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले वो इसमें लागू नहीं होगा। इसमें हम डायरेक्ट आईएनजी पुट कर देते हैं। तो ओपन का बन जाएगा ओपनिंग और इसी तरह से आयरन का बन जाएगा आयरनिंग। कुछ और वर्ड भी है यहाँ पे, कुछ और वर्ब्स भी है, जैसे पार्डन, तो पार्डन का बन जाएगा पार्डनिंग, गार्डन का बन जाएगा गार्डनिंग, लिसन का बन जाएगा लिसनिंग। चलिए देखते हैं हम आईएनजी पुट करने का नेक्स्ट नियम। ऐसी वर्ब जिसके अंत में आई ई लगा हो, ऐसी वर्ब जिसके अंत में आई ई लगा हो
अर्थात दो वोवेल आपके एक साथ आ जाए तो आईएनजी लगाते समय हम क्या करते हैं, आई ई के स्थान पर वाई लगाते हैं और उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे डाई। तो देखिए डाई वर्ब में आई और ई दोनों ही वोवेल आपके साथ में आ गए हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आई के स्थान पे सबसे पहले वाई लगाएंगे और देन हम उसमें आईएनजी पुट करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा डाई का डाइंग, इसी तरह से टाई का टाइंग और इसी तरह से लाई का लाइन। दोस्तों आईएनजी लगाने का एक और नियम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नियम ऐसा है कि यदि किसी क्रिया के अंत में डब्ल्यू आर या वाई आ जाता है और उसके ठीक पहले यदि कोई वोवेल हो तो आईएनजी लगाते समय हम डब्ल्यू आर वाई को डबल नहीं करते बल्कि डायरेक्ट उसी क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे एक क्रिया है आपकी ग्रो, GROW, तो ऐसी क्रिया में हम जो लास्ट का वर्ड है डब्ल्यू, इसको डबल नहीं करते, इसमें हम डायरेक्ट आईएनजी पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका ग्रोइंग। इसी तरह से आपका प्रे का बन जाएगा प्रेइंग। तो ये तो थे दोस्तों आईएनजी लगाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पे, जो कि है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी दोस्तों हम एक्टिव और पैसिव दोनों ही पार्ट को साथ में लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि परफेक्ट टेंस है क्या, या इसका इंडिकेशन क्या है, या इसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले पहचान के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो इंडिकेशन, यदि कोई हिंदी वाक्य ऐसा दिया है कि जिसके अंत में जो वर्ब है, जो क्रिया है, वह चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, इस टाइप के शब्द आते हैं, या हमें उस सेंटेंस में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, अर्थात सेंटेंस को सुनने से हमें ऐसा प्रतीत हो कि कोई कार्य खत्म हो चुका है या कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे वह जा चुका है, अर्थात जाने की क्रिया खत्म हो चुकी है, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे ही हैज गॉन। उसी तरह से हमने उसे बुलाया है, अर्थात बुलाने का काम जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य यहाँ दे रखे हैं ये दोनों ही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। और एक्टिव पैसिव दोनों ही वॉइस में इन दोनों के क्या रूल्स हैं उन्हें भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इसके रूल्स क्या हैं। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हैज़ का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, जबकि हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। और कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। ये बात याद रखना दोस्तों। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें एक्टिव में, तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। चलिए बात करते हैं पैसिव वॉइस की। यदि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस का यूज़ करना है या सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में बनाने हैं तो इसके रूल्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ हैव होती है और इसमें साथ में बिन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैज़ बिन, हैव बिन लगती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि बिन जो है वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब के साथ में होना चाहिए, अर्थात वर्ब और बिन के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं होना चाहिए। और वही नियम कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव बिन का प्रयोग करेंगे। और पैसिव में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता ही है।
इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है। जैसे हम जानते हैं पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर इसमें बिन पुट करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट ऐड करते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि हमें कोई सेंटेंस ऐसा है जिसका अर्थ सब्जेक्ट के बिना ही पूरा हो रहा हो तो वहाँ पे हमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस यहाँ पे पुट किए मैंने। तो पहला सेंटेंस है ही हैज़ रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। नियम देखते हैं यहाँ पे, ही सिंगुलर है, इसके साथ में हमने क्या लगाया हैज़, और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म है आपका रिटन, और रिटन के बाद में अ लेटर जो कि क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। इस वाक्य का जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं अ लेटर, अ लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाएंगे, हैज़ के बाद में नियम के अनुसार यहाँ पे बिन पुट करते हैं, और बिन के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद में बाय, और उसके बाद में यहाँ पे देखो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था, ही के द्वारा लिखा गया था, तो इसलिए यहाँ पे मैं ही का क्या बना दूंगा, हिम बना दूंगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस है हमारा यू हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स, आपने फूल नहीं तोड़े हैं या आप फूल नहीं तोड़ चुके हो। तो देखिए यहाँ पे हमने प्लग, यहाँ पे तोड़ना शब्द, तोड़ने के लिए वर्ब यूज की जाती है प्लग, अर्थात हमने फूल को डाली से खींच लिया या तोड़ लिया, तो उसके लिए शब्द है प्लग। और इसका एक्टिव में यूज करेंगे यू हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो द फ्लावर्स को हम सबसे पहले लिखते हैं जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में द फ्लावर्स जो है वो आपके प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव, उसके बाद में यहाँ पे नॉट, और फिर हमने लगाया बिन। दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बिन और वर्ब के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आना चाहिए, तो हमने लगाया बिन, और बिन के बाद में यहाँ पे हमने लगाया वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज प्लग्ड और बाय यू। इसी तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है हैज शी कॉल्ड मी, क्या वह मुझे बुला चुकी है या क्या उसने मुझे बुलाया है। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव मैं पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों कि एक्टिव से जब भी पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थात वाक्य यदि आपका अफर्मेटिव है तो एक्टिव और पैसिव दोनों में ही अफर्मेटिव होना चाहिए, वाक्य यदि आपका नेगेटिव है तो एक्टिव पैसिव दोनों में ही नेगेटिव अर्थ निकलना चाहिए, और यदि वाक्य आपका इंटेरोगेटिव है तो एक्टिव पैसिव दोनों में ही वाक्य का अर्थ इंटेरोगेटिव होना चाहिए। तो इस वाक्य में हमने हैज शी कॉल्ड मी, शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वचन के अनुसार हमने हैज पुट किया था, और इसी तरह से यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मी का क्या हो जाता है, यहाँ पे आई हो जाता है, तो आई के अनुसार हमने यहाँ पे लगाया हैव, तो वाक्य आपका पूरा बन जाएगा हैव आई बिन कॉल्ड बाय हर। और इसका हिंदी मीनिंग यदि निकालने जाए तो हिंदी मीनिंग इसका बनेगा क्या मैं उसके द्वारा बुलाया गया हूँ या क्या मैं उसका द्वारा बुलाया जा चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज यहाँ पे देखा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसमें हमने टेंस के रूल्स फॉलो किए, और ये हमारा टेंस यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। इसके अगले वाला जो लेसन होगा जिसमें हम टेंस कवर करेंगे जो कि हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि पैसिव आपका जो है वो कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो उसका पैसिव नहीं बनता, केवल क्या बनता है, एक्टिव ही बनता है। तो आपका जो नेक्स्ट लेसन होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका हम केवल एक्टिव पार्ट ही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।